हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और सीटेट के एग्ज़ाम में थोड़ी सी ये है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप लोगों ने आज आप लोग तैयारी कर लिए होंगे। कल 9 तारीख है, कल भी एग्ज़ाम है और इसके बाद एग्ज़ामों का सिलसिला लगातार शुरू है। तो दोस्तों, जैसा कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बस एग्ज़ाम के मद्देनज़र मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को आप अगर देख लेते हो तो आपका 70% क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हल हो जाएगा, जिसमें हम ये बता रहे हैं आपको कि आप ये देखिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और जिससे कि आप क्या कीजिए, बस इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। उसके बाद इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा कि देखिए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ रही होगी कि सबसे पहले मैं क्या पढ़ूं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन जो आता है सीडीपी में वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है पियाजे का सिद्धांत पढ़िए आप। उसके वाइगोत्स्की का, कोहलबर्ग का इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, लैंग्वेज स्किल क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, एनईपी 2022 क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में तो भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं, हमें कि ये कोई स्लाइड नहीं है, ऐसे हम बता रहे हैं आपको। आप ध्यान से इसको समझिए कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब जो होता है, ग्रोथ जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं ग्रोथ को? अभिवृद्धि। तो दोस्तों समझिए कि अभिवृद्धि होता क्या है। अभिवृद्धि कहने का मतलब ये होता है कि ये बाह्य होता है, ये जो होता है बाहर से होता है। कुछ समय के बाद जो ये विकास होता है ये रुक जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि वैसी वृद्धि जो कि हमको दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका, जैसे आप समझिए कि वृद्धि का मतलब ये होता है कि जो हमको दिखाई दे, जैसे आपकी हाइट में वृद्धि, ठीक है, ये सब क्या होगा, सीक्वेंस, ये सब क्या होता है, ये अभिवृद्धि होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि अभिवृद्धि क्या होता है कि ये कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे अब देखिए कि आपका हाइट अब हरदम थोड़े बढ़ते रहेगा, ये तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, ये कभी बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ेगा, इसमें कोई ये होता नहीं है। ये एक मात्रात्मक होती है, ये दिशाहीन होती है, परिणात्मक होती है। समझे कि अभिवृद्धि क्या होती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, वृद्धि होने से क्या हुआ, विकास होगा भी और नहीं भी होगा। तो दोस्तों, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि अभिवृद्धि किसको कहते हैं, तो ये होता है ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ। तो ग्रोथ आप समझते हैं कि हाइट ग्रोथ, वेट ग्रोथ, इस तरह का ग्रोथ जो होता है इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है या नहीं भी होता है। उसके बाद आप देखिए, अब जो होता है उसके बाद आता है डेवलपमेंट, जिसको क्या कहते हैं, विकास। तो ये होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में आप थोड़ा देखिए कि ये विकास क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट होता है इसका मतलब होता है विकास। ये आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का होता है और ये वाला विकास जो होता है ये जीवन भर चलता है। कब तक चलता है ये विकास जीवन भर चलना, और ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है। अब ग्रोथ कहते हैं कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उस तरह का विकास इसमें आता है। और ये जो होता है डेवलपमेंट, ये होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। उसके बाद इसको आप कह सकते हैं कि ये गर्भधान से मृत्यु तक चलती है। इसकी एक सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंस में ही चलेगी। ठीक है, इसकी निश्चित दिशा होती है। सामाजिक नैतिक विकास का मापन इसमें नहीं कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर मान लीजिए किसी आदमी का हाइट थोड़ा छोटा है या कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग का विकास नहीं होगा। ठीक है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। तो वृद्धि जिसको हम देख नहीं सकते हैं और विकास आंतरिक बाह्य दोनों हो सकता है। कोई बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो आप उसको देखिएगा, कोई अगर दिमाग से थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो आपके नज़र में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जो इसमें था वो देखिए क्या था कि पियाजेट का सिद्धांत। तो पियाजे का सिद्धांत क्या है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं। आपका एग्जाम में ये बेहतर एकदम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सब इससे आएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि पियाजेट का सिद्धांत क्या था।
तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत के बारे में तो आप समझते होंगे कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक। अब देखिए संज्ञानात्मक आपको याद कैसे रहेगा कि पियाजे ने कौन सा दिया था। तो संज्ञान मतलब ये होता है कि जो दिमाग से सोचा जाता है, क्या होता है, जिसमें दिमाग का चर्चा होगा, तो वो समझिएगा कौन दिए हैं, जीन पियाजे जी ने। अब देखिए कि क्वेश्चन ये नहीं आता कि संज्ञानात्मक विकास कौन देते हैं, इसका कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, ये तो आपको पता है, शिशुआवस्था वो सब जो होता है वो सब। तो आपसे इसमें जो पूछा जाएगा, जैसे देखिए पियाजे ने इसमें बताया था कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो वयस्कों से अलग होती है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बस यही सब पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बात करते हैं अनुकूलन क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा अनुकूलन, तो इजी चीज नहीं, आपसे पूछा जो जाएगा हम उस बारे में बात करते हैं। अनुकूलन क्या होता है कि अनुकूलन मीन्स होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, क्या कहलाता है, अनुकूलन। आप जहां गए उस परिवेश में अच्छे से शामिल हो गए तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनुकूलन। उसके बाद दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आत्मसातकरण। क्या आता है, आत्मसातकरण। कहिएगा कि ये क्या होता है। आप लोगों ने ये सुना होगा और कितने लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये क्या होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। नए ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आया। अनुकूलन मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, आत्मसातकरण मतलब ये होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि समायोजन। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि समायोजन किसको कहते हैं। ठीक है, तो समायोजन जो होता है वो होता है पूर्व ज्ञान में, अपने पिछले ज्ञान में कुछ परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, ये क्या होता है, समायोजन। कहने का मतलब है इसमें पूर्व ज्ञान होगा और प्लस क्या ऐड करेंगे, पूर्व ज्ञान और प्लस इसमें थोड़ा सा इन्वायरमेंटल चेंज करेंगे। जैसे आप पर्यावरण से कुछ सीखते हैं उसके साथ तालमेल बैठाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम, समायोजन। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे जो होता है वो होता है संतुलन। संतुलन क्या होता है, तो इससे आप समझिए कि आत्मसातकरण और समायोजन के प्रतिक्रियाओं के बीच जो संतुलन कायम करता है वो क्या होता है। जैसे बच्चा अब कोई नया ज्ञान सीख लिया, ठीक है, नए ज्ञान को कुछ परिवर्तित करके उसमें कुछ सीख, पूर्व ज्ञान में कुछ नया ज्ञान जोड़ के उसको सीख गया। उसके बाद क्या हुआ, पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ भी तालमेल। तो ये जो हुआ कि अब बच्चा क्या हो गया कि बच्चा में संतुलन आ गया, वो सही गलत चीज़ों को पहचानने लगेगा, जिससे कि हम इसको क्या करते हैं कि वो सही है वो गलत है इस बारे में आपको वो चर्चा कर देगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके आता है, एक होता है स्कीम्स। क्या होता है, स्कीम्स। और उसके बाद एक होता है स्कीमा। तो दोनों इसी चैप्टर से रिलेट करता है। उसके बाद दोस्तों ये क्या होता है, ये जो होता है अनुभव और व्यवहार। क्या होता है, अनुभव या व्यवहार। किस पे डिपेंड करता है, ये अनुभव या व्यापार को संगठित करने को ज्ञान को क्या कहते हैं, स्कीम्स। ठीक है, ज्ञानात्मक संज्ञात्मक होता है ये बात समझ में आया कि अनुभव या व्यवहार को संगठित करने का ज्ञानात्मक संरचना जो होता है उसको हम स्कीम बोलते हैं। अब ये होता है स्कीमा। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VBI लगा लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। किसी चीज को देखकर उनके बीच अपना धारणा बना लेना। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को, मानिए टॉफी देख के आप कहते होंगे ना कि ये खाने वाला है, ये ऐसा, इसी को हम स्कीमा बोलते हैं कि बच्चा किसी चीज को देखकर उनके बीच अपना धारणा बना लेता है कि अगर कोई चीज आप डराए हैं उससे तो उसको बच्चे को डर लगेगा, और अच्छे बच्चे समझते होंगे तो वो अच्छा से होगा। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास जो होता है ये 4 चरणों में होता है। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक होता है संवेदी पेशीय अवस्था, ये होता है 0 से 2 वर्ष इसको बोलते हैं। उसके बाद एक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो होता है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद होता है ये जो होता है मूर्त संक्रियात्मक, ये होता है 7 से 11 वर्ष। और एक होता है कौन सा, औपचारिक संक्रियात्मक, ये 11 से 15। इसके बाद भी आप कह सकते हैं। तो विकास 4 चरणों में होता है। दोस्तों सबसे पहले अब इसमें एक चीज और बचा कि जीववाद। आप सुने होंगे कि जीववाद, एनिज्म, इसको क्या होता है ये, तो ये जो होता है बच्चा क्या करता है, सजीव निर्जीव में अंतर नहीं समझ पाता है, उसको जीववाद कहते हैं। ठीक है, कि जैसे आप समझिएगा कि मोटरसाइकिल है, बाहर में लगता है तो उसको ठंडा लगेगा, इस तरह का मन में धारणा हो जाता है कि ये बच्चा खेलने वाला मगरमच्छ दे दीजिए बच्चे को तो उसको उससे डर लगेगा। तो ये होता है जीववाद की भावना। उसके बाद दोस्तों आता है अहम केंद्रित। क्या आता है, अहम
केंद्रित। तो ये क्या होता है समझिए, सोच इसमें बच्चा क्या करता है, सोचना शुरू कर देता है, जो हमें ठीक लगे वही ठीक है। बात समझ में आया? बच्चा इसमें ईगो सेंट्रिक हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो ठीक लगे वो समझता है यही ठीक, ठीक है, बाकी सब गलत। उसके बाद इसमें एक नया जुड़ जाता है अपलटावी। ये क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा, इसी सब टाइप का लैंग्वेज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वहाँ एग्जाम में। तो अपलटावी होता है, क्या होता है, वस्तु संख्या समस्या को उलटना पुलटना बच्चा नहीं सीख पाता है। जैसे अब बच्चे को कहिएगा कि 6 + 4 = 10, तब बच्चा से फिर पूछिएगा कि 4 + 6 कितना होगा, तो वो सोचने लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको बच्चे में ये अपलटापी मतलब क्या हुआ कि उलटना पुलटना इसमें नहीं आता है, ठीक है। मुद्रा, संपर्क, दूरी, भाई, ऊंचाई, संरक्षण का अध्ययन में कॉन्सेप्ट में बच्चे का कमी रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है केंद्रीकरण। क्या होता है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, जब एक चीज पर ध्यान केंद्रित हो तो उसको केंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो होता है ये कब होता है, तो ये सब जो गुण होता है वो 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सबसे आपको पूछेगा कि अहम बात, जीव बात, केंद्रीय बात, अपलटापी, ये सब क्या था, तो 2 से 7 वर्ष में। ओके दोस्तों, अब जो इसका होता है मूर्त संकेतात्मक अवस्था, वो क्या होता है, इसमें बच्चा क्या होता है कि अपलटापी उठना पलटना सीख जाता है, जीव बात इसमें से हट जाता है, मुद्रा, भार, संरक्षा ये सब समझ जाता है। उसके बाद अगनात्मक तर्क करने लगता है, उदाहरण के सहित तर्क करने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद एक लास्ट होता है औपचारिक, जो कि 11 से 15 के बीच में होता है। तो 11 से 15 के बीच में क्या होता है, इसमें संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, और ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद दोस्तों एक बात समझिए कि आगमत क्या है, आगनात्मक चिंतन क्या होता है, और निगनात्मक क्या होता है, ठीक है। तो ये आप समझिए निगनात्मक चिंतन क्या होता है। तो दोस्तों आज्ञात्मक मतलब होता है उदाहरण से आधारित, क्या होता है, उदाहरण से आधारित, और निगनात्मक मतलब होता है नियम से आधारित। तो आप यहाँ नी फॉर निगनात्मक और नी फॉर नियम, आ फॉर आगत, आ फॉर उदाहरण, इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों जैसा कि देखिए कि पियाजेट का डेवलपमेंट बस यही सब कहता है, और इसके से आगे कुछ नहीं कहता है। उसके बाद आता है कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग ने क्या दिया था वो हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, हम अथी से बता देते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोहल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इसको क्या बोलते हैं, नैतिक का बात आएगा तो आप कोहल वर्ग से रिलेटेड मारिएगा। ये होता है सही गलत की पहचान इसमें होती है। इसमें इन्होंने बताया था कि बच्चे नैतिक दुविधा में होते हैं। क्या होते हैं, नैतिक दुविधा में। बच्चे किस में फंस जाते हैं, नैतिक दुविधा में। जैसे सही गलत के बीच अंतर नहीं लेना, ये नैतिक दुविधा होता है, ठीक है। उसके बाद नैतिक तर्कना होता है, सही गलत के बीच निर्णय न ले पाने को शामिल प्रक्रिया को कहते हैं। उसके बाद एक इसको नैतिक तर्कना यही बोलते हैं कि सही गलत में किसी एक को चुन लेना ही क्या कहलाता है, नैतिक तर्क। इन्होंने इसमें 3 लेवल के बारे में बात किया है। कितने लेवल हैं, तब पूछेगा कि लॉरेंस कोहल वर्ग में सिद्धांत में कितने लेवल की बात की गई है, 3 लेवल और 6 स्टेज। कहिएगा ये क्या है, तो तीनों नियम है और उसका 2-2 गो उदाहरण है, ठीक है। जैसे उसमें आता है प्रकृति प्राक रूढ़ वाक्ति नैतिक का स्तर, ये क्या होता है, इसमें बच्चे को सही गलत पता नहीं रहता है। उसके बाद इसमें समझना ही है कि दंड एवं आज्ञा वाला होता है, जैसे को तैसा, ये पहले वाले में आ जाएगा। दूसरा में आता है रूढ़िगत नैतिकता, ये 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि बच्चा समाज के अनुसार बच्चा करेगा, जैसे गुड बॉय बैड बॉय, गुड गर्ल बैड बॉय, इस तरह का होता है। कानून व्यवस्था का उन्मुखता होती है इसमें। उसके बाद आता है कि उत्तर रूढ़िकता नैतिक, ये होता है खुद से डिसीजन लेना। ये किस में आता है, स्टेज नंबर 3 में। इसमें आता है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ये सब का सिद्धांत जो आता है। उसके बाद होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखता, जैसे दूसरों के फायदे के अकॉर्डिंग वो समाज के नियम को चेंज भी कर सकता है। तो आपको ये भी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा हम इसमें बता रहे हैं, क्योंकि हमको एकदम कम से टाइम में एकदम पूरा फुल प्रैक्टिस कर देना है। इसलिए आप इस वीडियो को रुक के और इसको आप क्या का एयरफोन लगा के आप इसको सुनिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और दोस्तों मेरा ये जो टारगेट है 130 प्लस सारे बच्चे को लाने का, जो कि मैंने ऑफलाइन क्लास लिया है उसमें का अभी तक तो जो बच्चा दिया है वो 115-20 उसका सही जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग थोड़ा और मेहनत कीजिए और 120-30-40 तक पूरा ले जाइए, एकदम कहीं से कोई गलती नहीं, मेरे तरफ से एकदम पूरा एकदम
ले जाइए, एकदम पूरा आर पार कर दीजिए आपको अगर चाहिए तो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा। तो इसके बारे में आप मोटा मोटी ये याद रखिए कि समाज में किसी तरह का बच्चा होगा, ठीक है, किसी भी तरह का बच्चा जो कि थोड़ा कम सुनता होगा, कम देखता होगा, उस सब को, ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा, तो सब तरह के बच्चे को एक ही क्लास में हम जो शिक्षा देते हैं उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। सरकार के तरफ से ये जो समावेशी का बात आएगा तो आप समझिएगा इसमें सब तरह का बच्चा आएगा, ठीक है, जो थोड़ा कम सुने, कोई ज़्यादा रहे, ये सब वो सब इसी में आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। उसके बाद होता है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल क्या होता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार चर्चा कर देते हैं। उसके बाद ये होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। उसके बाद NEP 2022। तो ये क्या है, 2022 भी है और 2020 भी है। तो ये सब क्या होती है, और एक जो है जो 1986 भी होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें हैं, और न्यू में 2020 और 22 से है। उसके बाद दोस्तों इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा लैंग्वेज स्किल। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले बुद्धि के बारे में, ठीक है। बुद्धि का जो है ये क्या सब है, तो इसके बारे में थोड़ा हम अच्छे से चर्चा कर देते हैं। देखिए दोस्तों तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा लैंग्वेज स्किल के बारे में। क्या समझ लेते हैं, लैंग्वेज स्किल, ये इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। लैंग्वेज स्किल ई क्या होता है, इसको आप समझ लीजिएगा तो इससे डबल फायदे हैं। एक तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन बन जाएगा और हिंदी का भी, बस उसी हिंदी का ये इंग्लिश है। जैसे कि आप समझिए सबसे पहले जो होता है लैंग्वेज स्किल, ये एक सीक्वेंस में होता है LSRW। अब दोस्तों ये जो होता है ये तो एक सीक्वेंस में होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या देता है कि लैंग्वेज स्किल जो होता है भाषा शिक्षण क्या केवल लैंग्वेज में भी होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि केवल अगर लग गया तो ये निगेटिव सेंटेंस में है, इसको आप सही नहीं लीजिएगा। ये होता है एक सीक्वेंस में कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस तरह से चलता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दे कि केवल इसी में होता है तो आप ये इसको रॉन्ग कर दीजिएगा, ये सही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि लिसनिंग, आप सबसे पहले इसकी बात को समझे। उसके बाद क्या होता है कि स्पीकिंग, इस पे सबसे पहले क्या होता है कि किसी के बात को आप सुनना, उसके बाद जो जितना अच्छा सुनेगा वो उतना अच्छा बोलेगा। उसके बाद दूसरा में क्या आता है, स्पीकिंग। जब हमको स्पीकिंग आ गया, बोलना आ गया, तब हम क्या करते हैं, रीडिंग। क्या करते हैं, रीडिंग। बात समझ में आया, रीडिंग मतलब लिखी हुई चीज़ों का हम रीडिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, राइटिंग। उसके बाद जब हम रीडिंग करने लगेंगे उसके बाद हम राइटिंग करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों जो इसमें थोड़ा सा होता है, एक होता है एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, ये होता है स्किल। तो इसमें क्या आता है, S फॉर क्या होता है, स्पीकिंग और राइटिंग इसमें आता है। उसके बाद प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है, इसको मतलब ये होता है, एक्सप्रेसिव मतलब ये होता है कि दूसरों को कुछ बताना। अगर हमको दूसरों को कुछ बताना हो तो हम स्पीक बोल के बता सकते हैं और लिख के बता सकते हैं। अब प्रोडक्टिव मतलब ये होता है, ये बात समझ में आ गया, ये क्लियर है एकदम कि ये होता है एक्सप्रेसिव मतलब क्या होता है, दूसरों को कुछ बताना होता है। उसके बाद हम स्पीकिंग, राइटिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, तो ये बात एकदम क्लियर है। उसके बाद एक लैंग्वेज होता है रिसेप्टिव। जैसे देखिए क्या होता है, रिसेप्टिव। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब 15-20 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है, ये सब आप छोड़ के आते हैं, इसको आप सच से थोड़ा समझ लीजिए। ये रिसेप्टिव मतलब होता है कि चीज़ जो अंदर जाना, मतलब कहने जो हम ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण हम क्या करते हैं, लर्निंग प्लस रीडिंग, हमको सॉरी लिसनिंग प्लस रीडिंग। जैसे अगर हम किसी के बात को सुनते हैं तो हमारे अंदर जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो हम बोलते हैं या अथी करते हैं तो वो क्या होता है, स्पीकिंग और राइटिंग। तो ये बात समझ में आया। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, एक फ्लुएंट फ्लुएंस होती है, जो धारा प्रवाह बोलता है, तो इसमें एक्यूरेसी, रीसिंग, तो आप इतना नहीं समझिए। उसके बाद आप समझिए कि ऑरल स्किल क्या होता है, एक होता है ऑरल स्किल, ये आप समझिएगा। उसके बाद एक होता है ऑरल, ठीक है, तो ये होता है लिसनिंग, इसमें होता है स्पीकिंग। ये बात क्लियर है एकदम, ये आप समझिए, बस इतना ही इसको याद रखिए। उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा आता है कि प्राइमरी स्किल कौन सा है, आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी स्किल कौन कौन सा है, तो आप बताइएगा लिसनिंग और स्पीकिंग। क्लियर है। उसके बाद होता है कि लैंग्वेज स्किल किस फॉर्म में होती है, तो ये लैंग्वेज स्किल जो होती है
LSRW के फॉर्म में होती है। अगर इसमें केवल लगा के पूछे तो आप इसको रॉन्ग कर दीजिएगा। बात आई समझ में कि केवल इसी फॉर्म में नहीं होती, हो सकती है किसी फॉर्म में कोई बच्चा सबसे पहले स्पीकिंग करना सीख जाए, मतलब सुनेगा, उसके बाद रीडिंग करना सीख जाए, सुन के रीड कर लेगा अच्छे से, ये भी हो सकता है। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि ये एक सीक्वेंस में होता है, लेकिन अगर केवल लग गया तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या था। तो आगे जो था वो थोड़ा सा देखिए कि इसमें क्या था, कि जैसे सबसे पहले अब आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक आंतरिक भी होती है, एक बाह्य भी होती है। जेंडर मतलब लिंग, तो लिंग का मतलब आप समझते होंगे कि लिंग रूढ़िवादिता होता है, लिंग बायास होता है, कि लिंग के प्रति समानता। जैसे इसमें हम थोड़ा आपको डिटेल से समझा देते हैं। जैसे कि आप समझिए कि लिंग में जो होता है एक जेंडर बायस होता है, जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब ये होता है जो पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि लड़कियां ये काम करेगी, लड़के वो काम करेंगे, इस तरह का होता है। उसके बाद मेल या फीमेल में किसी एक का प्राथमिकता होता है, उसको ये उसको बोलते हैं जेंडर बायस। उसके बाद होता है लैंगिक रूढ़िवादिता, जैसे किसी एक जेंडर से कंपेयर करना कि तुम जैसे लड़की की तरह बिहेव मत करो, ऐसा वैसा जो होता है ये सब। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस दोनों को ही पढ़िए। उसके बाद असेसमेंट होता है आकलन। उसके बाद होता है टूल्स एंड टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन, जैसे शिक्षक में क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या टेक्निक चाहिए, ये सब के बारे में कि उपाधि मतलब ये सब। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार दोस्तों, जो हिंदी में होता है। तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद डायगोनिस्ट क्या होता है, उसके बाद होता है डायगोनिस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। तो ये होता है उपचारात्मक, ये होता है निदात्मक। तो उपचार कब किया जाता है, निदान कब किया जाता है, इस बात को समझिए। जब हमको किसी के कमी का पता लगाना हो तो हम कौन सा अध्ययन करेंगे, उपचारात्मक। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। उपचारात्मक मतलब ये होता है कि कमियों का पता लगाने के बाद जो हम समाधान करते हैं उसको क्या कहते हैं, उपचारात्मक। क्या होता है, कमियों का पता लगाने के बाद जो हम समाधान करते हैं उसको क्या कहते हैं, उपचारात्मक। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों इसमें जो आता है निदात्मक, रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, RT इसको लिखते हैं। रिमेडियल टीचिंग ये क्या होता है, तो ये होती है निदात्मक परीक्षण। निदात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि कारण जानना, उसमें उपचार देते हैं, इसमें हम कारण जानते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, असफलता में कठिनाइयों का पता लगाना। कहने का मतलब कि बच्चा आखिर काहे नहीं करता है, कारण जानना। हमको इसमें क्या जानना होता है, रिमेडियल टीचिंग हम कराते हैं तो इसमें क्या जानना होता है, कारण जानना। ये बात समझ में आया। और उपचारात्मक में क्या होता है, कमियों का पता लगा के उसका समाधान कराना। ठीक है, जैसे ये सभी चीज़ में हो सकती है। LSRW में उपचारात्मक कुछ भी हो सकती है, लिसनिंग कुछ भी, जिसमें कमी होगा उसमें हम इसका बात करवाएंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को किस श्रेणी में, तो आप कहिएगा उसको भी कैसा रखें, समावेशी शिक्षा में, कि सबके साथ ऊपर रहेगा। ये बात समझ में आया। उसके बाद दोस्तों कुछ टर्म्स एंड टॉपिक है, तो ये सब हम आपको समझा देते हैं। जैसे आप समझिए अनुबंधन क्या होता है, अनुबंधन। तो अनुबंधन क्या होता है, इस बात से आप समझिएगा कि अनुबंधन क्या होता है, किसी वस्तु से जोड़कर बताना, उसको अनुबंधन कहते हैं। अनुकरण मतलब तो समझते ही होंगे, अनुकरण मीन्स क्या होता है, नकल करना। ये सब जो बात है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से लीजिए। उसके बाद होता है कुछ इसमें कि अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन आप सुने होंगे कि अभिसारी चिंतन क्या होता है। इसमें दोस्तों हम एक ये करा देते हैं कि जो सब आपको पूछा जाएगा एग्जाम से रिलेटेड, ये वीडियो है आपका, जब तक सीटेट का एग्जाम है आप इसको देखिए और अच्छे से 2-4 बार देख लीजिए, सब बात समझ में आ जाएगा। अब सारी चिंतन का मतलब होता है कि समस्या का सिर्फ एक केंद्र हो, ठीक है, और इक्के गो आंसर हो। इसमें क्लोज इंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इक्के गो विकल्प हो इसको हल करने का, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी। ठीक है, इसमें इनसाइड द बॉक्स होता है। इस बात में समझिए कि जैसे आप इसमें ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बच्चे से पूछ सकते हैं, इसका एक ही आंसर वाले क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, अभिसारी। और अपसारी, इससे आप सोच सकते हैं कि ये होता है ओपन इंडेड। क्या होता है, ये होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब ये क्रिएटिविटी, रचनात्मक पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि बच्चे से आप किसी चीज़ के बारे में पूछ लीजिए तो वो आपको पूरा डिटेल देने लगेगा, तो वो समझिए कौन सा है, तो अपसारी। और जिसका एक गो आंसर होगा वो अभिसारी। इस बात से ये बात समझ में आ गया। उसके बाद काल्पनिक तो आप समझते होंगे कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि और क्या बचा है, तो डायगोनिस्ट रिमोलिया, उसके बाद NCF 2005 और RTE 2010 और CCE। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको समझा देते हैं कि ये सब आखिर होता क्या है।
दोस्तों तो समझिए कि क्या आपको 1 मिनट दोस्तों ये जो है इसमें हम एनसीएफ 2005 के बारे में थोड़ा आपको डिटेल समझा देते हैं कि एनसीएफ 5 जो होता है, एनसीएफ 2005 ये जो है लर्निंग बाय डूइंग पर काम करता है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब हुआ कि करके सीखना। बच्चे को आप जितने जिज्ञासु बनाए करके सीखने पर ये बल देता है। आप बच्चे को रटान प्रणाली से मुक्त कर दीजिए, मतलब इसमें रटना उठने का काम नहीं होता है। आगे जो है उसमें क्या है, उसके बाद सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम अक्षमता। क्या होता है? अधिगम अक्षमता। अधिगम मतलब कि सीखने में कुछ कठिनाई होती है तो उसको आप देखिए कि अधिगम अक्षमता जो होता है वो ये हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। जैसे आप समझिए पढ़ने से संबंधित विकार होगा। क्या होगा? पढ़ने से संबंधित विकार होगा तो उसको डिसलेक्सिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। इस बात को आप एकदम यादें कर लीजिए, ये तो हर एक एग्जाम में आ रहा है कि पढ़ने से संबंधित। उसके बाद आता है अगर लिखने लिखने ठीक है, लिखने से संबंधित आपका पूछा जाए तो आप डिस लगा के कह दीजिए ग्राफिया। तो क्या हो गया? डिस ग्राफिया। ये बात आपको समझ में आया कि पढ़ने से संबंधित अगर विकार होगा तो डिसलेक्सिया, और लिखने संबंधित विकार होगा तो डिसग्राफिया। उसके बाद जो आता है वो होता है अगर गणितीय गणना में कोई प्रॉब्लम है, गणित में कोई प्रॉब्लम है, इस बात को आप समझिए। अगर गणित में कोई प्रॉब्लम है तो डिसकैलकुलिया। क्या होगा? कैलकुलिया। इस तरह से आप इसको समझिए तो ये आप समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद भ्रम की स्थिति, तो भ्रम पूछेगा कि भ्रम की स्थिति में क्या होगा तो आप कहिएगा डिसमॉर्फिया। क्या होता है? डिसमॉर्फिया। तो इस बात को आप समझिएगा। उसके बाद शारीरिक विकार पूछेगा तो ये डिस्पैरेक्सिया, और तनाव से संबंधित तो डिसथेमिया। तो ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया, लिखने संबंधी डिसग्राफिया और गणित संबंधी डिसकैलकुलिया, तो ये तीनों जो है आप इसको अच्छे से रट लीजिए और यही सब क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बात तो बहुत सारा है, लेकिन आप लोगों को ये एग्ज़ाम भी है तो आप लोग थोड़ा इसमें देखिए। उसके बाद आपको अगर कोई तरह का हेल्प चाहिए और देखेंगे हम, तो अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखते हो तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आपको एग्ज़ाम में 130 प्लस आपको इस बार लाना है, और इस 130 प्लस का स्थिति है, आप इसको क्रॉस कीजिए तभी आपका जॉब होगा, नहीं तो आप ऐसा ही रह जाइएगा, क्योंकि पीछे बहुत सारा चीज़ किया गया है लोग। इस तरह से आप 130 का टारगेट रखिए, कम से कम 120, 25, 30 तक आप जाइए, और आपको जो कठिनाई होता है उसके बारे में आप हमको बताइए, मैं उसका कल्याण कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि वीडियो बनाने में मैंने पूरा निचोड़ लिया है। आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों कि सब्सक्राइब दोस्तों कर ही दीजिए और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस नया चैनल है ये। देखिए इसमें थोड़ा सा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जो चैनल है ये नया है, मैं ऑनलाइन के माध्यम से अभी नया जुड़ा हूँ। उसके बाद ऑफलाइन में मेरी बहुत सारी बैच चलती है। ऑफलाइन में करीब समझिए ना, वो मैं अभी करीब 250 से 300 बच्चे को मैं डेली टीचिंग देता हूँ। ये सिर्फ ओनली ऑन टीचिंग। ठीक है, आप इसमें देखिए कि ऑफलाइन के माध्यम से तो मैं फेमस हूँ ही, आप थोड़ा ऑनलाइन के माध्यम से नया में इसमें थोड़ा आप जुड़िए और आप मेरे साथ बने रहिए। और आप एक वीडियो भी देखिए कि कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने कोई कंटेंट मैंने कुछ ऐसा नहीं दिया है। और मैंने अभी आपका आधे घंटे का क्लास लिया है, इसमें आप 1 मिनट नहीं सुने होंगे कि मैंने ऐसा कुछ बात किया या कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।